क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग करेंगे। तलों x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 और 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 5 के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले तल और x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 पर लंबवत तल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है, हमको क्या चाहिए कि उस तल का समीकरण चाहिए जो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 एक तल है और 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 5 एक तल है। इन दोनों के प्रतिच्छेदन रेखा से होके जाता है और x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 तल पर लंब है। तो हम लोगों के पास फार्मूला क्या है, पाई 1 एक तल है तथा पाई 2 तल के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण पाई 1 प्लस लेमडा पाई 2 इक्वल टू 0। ये हम लोगों के पास फार्मूला पढ़ चुके हैं हम लोग। पाई 1 प्लस लेमडा पाई 2 इक्वल टू 0, यानी एक समतल का समीकरण आपका पाई 1 है और एक समतल का समीकरण पाई 2 है। तो दोनों के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण पाई 1 प्लस लेमडा पाई 2 इक्वल टू 0। तो इस समतल को हम लोग लिख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा समतल 1 हो जाएगा और समतल 2 हमारा 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू 0। दोनों तलों के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, दोनों तलों के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर ये हमारा हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस लेमडा टाइम्स 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इन दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन से होके जा गया। अब हमको ये लेमडा जो होता है कोई रियल नंबर होता है। दो समतल के प्रतिच्छेदन रेखा से बहुत सारे समतल हमको पास होते हैं, तो लेमडा की किसी वैल्यू के लिए आपको एक समतल की वैल्यू मिलेगा। तो लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए हमारा दिया है कि ये जो समतल है ये x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 पर लंब है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा और सही से लिख लेते हैं। तो x प्लस जेड वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2 लेमडा x प्लस 3 लेमडा वाई प्लस 4 लेमडा जेड माइनस 5 लेमडा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x कॉमन करेंगे, ये x वाले टर्म हमारा यह है, तो x वाले टर्म यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 2 लेमडा प्लस y वाले टर्म ये है और ये है, तो y कॉमन करेंगे तो 1 प्लस 3 लेमडा प्लस जेड वाला टर्म ये है, जेड कॉमन करेंगे तो 1 प्लस 4 लेमडा और ये हमारा माइनस 1 माइनस 5 लेमडा इक्वल टू 0। ये हमारे समतल का समीकरण है। तो इस समतल का जो दिक् अनुपात अगर हम लोग लिखना चाहें, दिक् अनुपात हमारा जो x y z का गुणांक होता है वही हमारा दिक् अनुपात होता है समतल का। तो दिक् अनुपात हो जाएगा 1 प्लस 2 लेमडा 1 प्लस 3 लेमडा और 1 प्लस 4 लेमडा। ये हमारा दिक् अनुपात हो गया। अब जो समतल हमारा जिस पे लंब है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, इसका दिक् अनुपात हम लोग लिख लेते हैं x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। समतल का दिक् अनुपात
ये हमारा हो जाएगा x का गुणांक 1 है, y का गुणांक -1 और z का गुणांक 1। तो अब दो समतल, ये जो हमारा समतल 1 है और ये समतल 2 अगर हम लोग लिख देते हैं, तो समतल 1 और समतल 2 लंब है, ये हमारा दिया है। तो दो समतल अगर लंब होते हैं और दोनों समतलों के दिक् अनुपात अगर हमारा a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये लंब होंगे, दिक् अनुपात a1 b1 c1 और a2 b2 c2 दिक् अनुपात वाले समतल, दिक् अनुपात वाले समतल लंब होंगे यदि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं। तो ये कंडीशन होती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। ये कंडीशन होती है कि दो समतल हैं आपके पास और दोनों के दिक् अनुपात जो है a1 b1 c1 एक का दिक् अनुपात है और a2 b2 c2 दूसरे का दिक् अनुपात है, दूसरे समतल का। तो अगर दोनों समतल लंब होंगे तो हमारा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यही हमारा इसमें लगाएंगे कि हमारा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा a1 b1 c1 है और जो दूसरा दिक् अनुपात हमारा क्या है a2 b2 c2। तो दोनों समतल 1 तथा 2 लंब हैं, अतः a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू 1 प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू -1 प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा इंटू 1 इक्वल टू 0। यहाँ से इससे हम लोग लैम्डा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 1 प्लस 2 लैम्डा और ये माइनस है तो ये -1 -3 लैम्डा प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा ये 2 लैम्डा और 4 लैम्डा 6 में से 3 गया, 3 लैम्डा हो गया, 3 लैम्डा और ये 1 ख़त्म हो गया, 3 लैम्डा इक्वल टू -1। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू आ गया हमारा -1/3। अब लैम्डा इक्वल टू -1/3 हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो लैम्डा इक्वल टू -1, लैम्डा इक्वल टू -1/3 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में ये वैल्यू हम लोग रख देंगे तो अपने जो तल का समीकरण है वो मिल जाएगा। तो ये हमारा समीकरण 1 क्या है, x इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस y इंटू 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस z इंटू 1 प्लस 4 लैम्डा -1 माइनस 5 लैम्डा इक्वल टू 0। तो लैम्डा की जगह पे -1/3 तो 2 इंटू -1/3 प्लस y इंटू 1 प्लस 3 इंटू -1/3 प्लस z इंटू 1 प्लस 4 इंटू -1/3 -1 माइनस 5 और लैम्डा की वैल्यू -1/3 इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया x इंटू ये 1 माइनस 2/3 प्लस y इंटू ये हमारा 1 माइनस 3/3 हो जाएगा तो 1 माइनस 1 प्लस z इंटू 1 माइनस 4/3 -1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 5/3 इक्वल टू 0। तो 3 माइनस 2 यानी x/3 प्लस 0y माइनस 1/3 हो जाएगा -1/3y और ये हम हो जाएगा हमारा -3 प्लस 5 यानी प्लस 2/3 इक्वल टू 0। 3 कामन कर लेंगे तो 3 इधर आके 0 हो गया, x प्लस 0y माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये हमारे जो समतल का समीकरण आ गया ये हमारा z है, ये z है, x माइनस
z+2 इक्वल टू 0, ये हमारे समतल का समीकरण आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा ख़त्म हो गया। तो 11 में हमारा क्या था कि दो समतलों पाई1 और पाई2 का समीकरण दिया है, तो इनके प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण पाई1 प्लस लैम्डा पाई2 इक्वल टू 0 होता है, और लैम्डा कोई रियल नंबर होता है। तो एक रेखा से बहुत सारे समतल, ये बहुत सारे समतलों का समीकरण है। लैम्डा की वैल्यू जैसे जैसे बदलेगी अलग अलग समतलों का समीकरण मिलेगा। तो यहाँ पे दो समतलों के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाता था और इस समतल पे लंब था। तो पहले इस समतल और इस समतल के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण लिखा, और उसके बाद इस समतल का हमने दिक् अनुपात लिख लिया, और इस समतल का भी दिक् अनुपात लिख लिया। जो एक्स वाई जेड का गुणांक होता है वही दिक् अनुपात होता है। और अगर दो समतल के दिक् अनुपात पता हैं और दोनों लंब हैं समतल, तो हमारा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यही हम लोगों ने लगा लिया लैम्डा की वैल्यू निकाल के, और लैम्डा की वैल्यू निकालने के बाद हमने समतल में रख दिया, तो हमको समतल का समीकरण पता चल गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है, समतलों जिनके सदिश समीकरण r डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3 के इक्वल टू 5 और r डॉट 3i माइनस 3j प्लस 5 के इक्वल टू 3 हैं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। यानी दो समतलों के बीच का कोण हमको यहाँ पे निकालना है। तो हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। r डॉट n1 इक्वल टू d1 और r डॉट n2 इक्वल टू d2, ये दो समतल के समीकरण है। समतलों के बीच का कोण r डॉट n1 इक्वल टू d1 और r डॉट n2 इक्वल टू d2, समतलों के बीच का कोण, ये हमारा दो समतलों के बीच का कोण हमारा क्या होता है 90 माइनस उन दोनों समतलों पे जो अभिलंब होता है उनके बीच का कोण। तो यहाँ से हमारा जो, यानी ये हमारा अभिलंब रूप में समतल का समीकरण है कि ये किस समतल का समीकरण है जिस पे n1 अभिलंब है, और ये समतल का समीकरण है जिस पे n2 वेक्टर अभिलंब है। तो इनके समतलों के बीच का कोण उनके अभिलंब n1 वेक्टर, उनके अभिलंब, यहाँ पे हमारा अभिलंब n1 वेक्टर और n2 वेक्टर के बीच का कोण होता है। ये सिंपल सा जो है थ्योरी आपका भी इससे जो है एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे तो रिवाइज होता चला जाएगा कि अगर आपका सदिश रूप में समीकरण r डॉट n1 इक्वल टू d1 और r डॉट n2 इक्वल टू d2 दिया है, तो इन दोनों समतलों के जो बीच का कोण होता है इनके जो है n1 और n2 वेक्टर के बीच के कोण के बराबर होता है। तो दो वेक्टर के बीच का कोण निकालने के लिए हम लोग n1 डॉट n2 अपान मॉड n1 मॉड n2, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। तो सिंपल सा ये फार्मूले पे आपका है। यहाँ से हमारा जो पहला समीकरण दिया है r डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3k इक्वल टू 5, और दूसरा समीकरण हमारा दिया है r डॉट 3i माइनस 3j प्लस 5k इक्वल टू 3, r डॉट n1 इक्वल टू d1 और r डॉट n2 इक्वल टू d2 से तुलना करने पर, तो यहाँ से हमारा जो n1 वेक्टर की जगह पे क्या है, ये 2i प्लस 2j माइनस 3k, और n2 वेक्टर की जगह हमारा क्या है 3i माइनस 3j प्लस 5k। तो जिनके बीच का कोण का जो थीटा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 2i प्लस 2j माइनस 3k डॉट n1 डॉट n2 3i माइनस 3j प्लस 5k अपॉन मॉडुलस ऑफ
2i प्लस 2j माइनस 3k और फिर मॉडुलस ऑफ 3i माइनस 3j प्लस 5k। और पूरे का भी मॉडुलस रहता है क्योंकि जो एंगल हमारा होता है वो एक्यूट एंगल ही लिया जाएगा। तो अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो उसको हम लोग पॉजिटिव कर लेंगे। अब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने के लिए i वाले गुणांक का i के साथ गुणा, तो 2 इंटू 3 प्लस यहाँ पे गुणांक j का 2 है, यहाँ पे -3, 2 इंटू -3 प्लस यहाँ पे गुणांक -3 है और यहाँ पे 5 है, अपॉन किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर प्लस k का गुणांक -3 इसका स्क्वायर और इसका हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा cos थीटा इक्वल टू ये 6 - 6 0 हो गया और ये -15, ये -15 और मॉड भी यहाँ फार्मूले में है क्योंकि हम लोग एक्यूट एंगल ही लेंगे, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना लेंगे। मॉड का मतलब होता है नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना दे। तो ये हमारा हो जाएगा 9 4 13 4 17 और ये 25 और 18, ये 25 और 9 34, 34 और 9 43 और इसका मॉडुलस दिस इक्वल टू 15/√17 इंटू 43। तो ये हम लोगों का हो गया। तो 17 को 43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15 ये आ जाएगा 51 5 68 √731। तो थीटा हमारा जो हो गया cos इनवर्स 15/√731, ये हमारा दो समतल के बीच का कोण आ गया। तो अगर वेक्टर रूप में r डॉट n1 इक्वल टू d1 r डॉट n2 इक्वल टू d2 लिखा है दो समतल का समीकरण, तो इनके बीच का कोण n1 वेक्टर और n2 वेक्टर यानी दोनों समतल पे जो अभिलंब होते हैं उनके बीच के कोण के बराबर हो जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में ज्ञात कीजिए क्या दिए गए समतलों के युग्म समांतर हैं अथवा लंबवत हैं, और उस स्थिति में जब ये ना तो समांतर हैं ना ही लंबवत हैं तो इनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको दो समतल का समीकरण दिया है, आपको ये चेक करना है कि ये समांतर हैं या लंबवत हैं, और चेक करने के बाद अगर आपको ना तो समांतर मिला ना लंबवत मिला तो अब दोनों समतलों के बीच का कोण आपको निकालना होगा। तो इसके लिए भी हम लोग जो अपना फार्मूला क्या है हमारे पास कि अगर हमारा समतल का समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस या इक्वल टू 0 इस टाइप का है, चलिए ऐसे लिख लें प्लस d इक्वल टू 0 इस टाइप का हमारा समीकरण है। तो इसके जो समतल a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d इक्वल टू 0 के दिक अनुपात जो हमारा होता है a1 b1 और c1 यानी x y z का गुणांक जो होता है ये हमारे दिक अनुपात होते हैं। और a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस इसको d1 कर लें प्लस d2 इक्वल टू 0, इसका जो दिक अनुपात होगा ये हमारा a2 b2 c2 होगा। अब ये दोनों समतल अगर आपके समांतर होंगे तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे दोनों समतल समांतर होंगे यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये समांतर की कंडीशन हो गई। और दोनों समतल लंब होंगे यदि दोनों समतल लंबवत होंगे यदि
आपका A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 होगा, इक्वल टू 0। तो ये हम लोग पहले दोनों चेक करेंगे कि समान जो है, पहले क्या करेंगे, जो दोनों समतल दिए हैं उनके दोनों के दिक् अनुपात A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की वैल्यू निकालेंगे, फिर समतल के समांतर होने और इन दोनों प्रतिबंधों को देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो A1 की वैल्यू है वो हमारा है 7 और B1 की वैल्यू है हमारा 5 और C1 की वैल्यू हमारा है 6, A2 की वैल्यू यहाँ पे है 3, B2 की वैल्यू है -1 और C2 की वैल्यू है -10। तो A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की वैल्यू हमको पता चल गई। तो अब हम लोग कंडीशन अपना चेक करते हैं। सबसे पहले क्या चेक करें, समांतर। समांतर होने के लिए देखिए A1/A2 यानी 7/3 और B1/B2 हमारा 5/1 है। तो A1/A2 की वैल्यू अगर आप निकाल लें तो A1/A2 हमारा है 7/3, B1/B2 की अगर वैल्यू हम लोग निकालें तो 5/-1, तो यही बराबर नहीं आ रहा है। C1/C2 की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो 6/-10। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 C1/C2, अतः दोनों समतल समांतर नहीं हैं, दोनों समतल समांतर नहीं हैं। अब हम लोग A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो A1 की वैल्यू 7 है, A2 की वैल्यू 3 है, B1 की वैल्यू 5 है, B2 की वैल्यू -1 है, C1 की वैल्यू 6 है, C2 की वैल्यू -10 है। तो दिस इक्वल टू 21 -5 -60, ये नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे दोनों परपेंडिकुलर भी नहीं है, यानी A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 नॉट इक्वल टू 0, अतः दोनों समतल लंबवत नहीं हैं, अतः दोनों समतल लंब नहीं हैं। अब ना तो दोनों समतल हमारे समांतर हैं ना तो लंब हैं, तो अब इनके बीच का कोण हमको निकालना है। तो कोण जो होता है इनके बीच का सिंपल सा फार्मूला हमारा होता है, दो समतलों के बीच का कोण अगर आपका दिक् अनुपात के पदों में, तो यानी A1x प्लस B1y प्लस C1z इक्वल टू D1 और A2x प्लस B2y प्लस C2z इक्वल टू D2 समतलों के बीच का कोण का फार्मूला हमारा होता है cos थीटा इक्वल टू A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 अपान √ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू √A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की जो वैल्यू दी थी वो लिख लेते हैं। A1 हमारा था यहाँ पे, A1 की वैल्यू थी 7, B1 की वैल्यू थी 5 और C1 की वैल्यू थी 6 और A2 की वैल्यू था 3, B2 था -1 और C2 था -10। अब इससे हम लोग दोनों समतलों के बीच का कोण निकाल लेते हैं। cos थीटा बराबर वही फार्मूला हम लोग लगा देंगे, cos थीटा बराबर A1 A2, A1 की वैल्यू हमारी 7 है, A2 की वैल्यू 3 प्लस B1 B2 यानी B1 की वैल्यू 5, B2 की वैल्यू -1, C1 C2 अपान √ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, B1 स्क्वायर ये 6 का स्क्वायर, A2 स्क्वायर 3 ये -1 स्क्वायर प्लस -10 स्क्वायर। तो cos थीटा बराबर
ये मॉड भी रहता है क्योंकि हम लोग एक्यूट एंगल ही लेंगे। तो 21 - 5 - 60 बटा 49 + 25 + 36 और ये हो जाएगा 100 110। तो cos थीटा बराबर ये हो जाएगा 65 से हमारा 21 घट जाएगा तो 4 और 4 44। तो उसको प्लस कर लेंगे हम लोग 44 बटा 36 61 और 49 ये 100 हो जाएगा। 61 और 49 110 हो जाएगा आपका। ये 110 इंटू √ 110 ये भी है। तो cos थीटा इक्वल टू हमारा आ जाएगा 44 बटा 110। 22 दूना 44, 22 पंचे 110। तो थीटा बराबर cos इनवर्स 2/5 ये हमारा एंगल आ गया दोनों समतल के बीच का। तो आपके दो समतल अगर आपके a1x + b1y + c1 = d1 और a2x + b2y + c2 = d2 इस टाइप का हो, ये चलिए इक्वल टू d1 और दिस इक्वल टू d2, तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये d1 और d2 हम लोग पॉजिटिव बना लेंगे क्योंकि ये दूरी होता है मूल बिंदु से, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि तुलना करते समय a1 b1 c1 की वैल्यू निकालते समय तो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू निकालते हैं। समांतर होने के लिए a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अगर ये तीनों वैल्यू बराबर आ गई तो समांतर होंगे और फिर हम लोग लंबवत होने की कंडीशन चेक करेंगे। अगर नहीं हम लोगों को न समांतर है न लंबवत है तो हम लोग उनके बीच का कोण निकालेंगे। तो ये सेकंड पार्ट देखिए हमारा है। सेकंड पार्ट हमारा है 2x + y + 3z - 2 = 0। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, 2 उधर ले जाते हैं। x - 2y = -5। तो ये दूरी होता है इसलिए हमको धनात्मक करना होगा, तो दोनों पक्षों में -1 से हम लोग गुणा कर देंगे तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। -5 तो ये -x + 2y = 5। ये पॉइंट हम लोगों को ध्यान देना है। ये हमारा क्या है, दूरी, इसको धनात्मक बनाना होगा क्योंकि दूरी तो आपका ऋणात्मक हो नहीं सकता मूल बिंदु से जो दूरी, इसलिए माइनस से गुणा कर दिए। अब ये हमारा जो समीकरण आ गया 2x + y + 3z = 2 और ये हमारा हो गया -x + 2y = 5। अब इसकी हम लोग a1x + b1y + c1z = d1 और इससे कंपेरिजन कर दें। a1x + b1y + c1z = d1 और a2x + b2y + c2z = d2, इससे तुलना करके हम लोग a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू निकालते हैं। तो a1 की जगह हमारा क्या लिखा है 2, b1 की जगह यानी y का गुणांक यहाँ पे क्या है 1 है और c1 की जगह हमारा क्या है 3। अब इधर देखते हैं हम लोग a2 की जगह क्या लिखा है x का गुणांक -1, y का गुणांक यानी b2 की जगह 2, c2 हमारा z का गुणांक है, z वाला टर्म यहाँ पे है ही नहीं तो हम लोग 0z लिखते हैं, इसका मतलब ये 0 है। अब पहला हम लोग a1/a2 की वैल्यू और b1/b2 c1/c2 की वैल्यू निकालते हैं। a1/a2 तो a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू -1, b1/b2 की वैल्यू निकालते हैं, b1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू 2। तो ये बराबर नहीं आ रहा है तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो यही बराबर नहीं आ रहा है तो अतः दोनों समांतर नहीं हैं, दोनों समांतर नहीं हैं। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, लंबवत होने की कंडीशन चेक करते हैं। a1a2 + b1b2 + c1c2 की वैल्यू चेक करते हैं। तो a1 हमारा है 2, a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू -1, b1 की वैल्यू है 1, b2 की वैल्यू है 2, c1 की वैल्यू है 3, c2 की वैल्यू है 0। तो -2 + 2 = 0। तो a1a2 + b1b2 + c1c2 = 0 है, अतः दोनों समतल लंब होंगे। बस हमको एक पॉइंट यही ध्यान रखना है बारीकी से कि इक्वल टू d1 = d2, ये d1 और d2 जो हमारे होने चाहिए ये पॉजिटिव होने चाहिए, उसके बाद हम लोग कंपैरिजन करेंगे। तो इसमें कई पार्ट हैं आपके, लगभग C D,
4 पार्ट हैं, चलिए एक पार्ट और कर लेते हैं। अब ये हमारा सी पार्ट है, इसमें हमारा क्या है 2x माइनस 2y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसको इधर ले जाएंगे तो -5, फिर माइनस से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तुलना करने के पहले, क्योंकि हमको जो इधर वाला राइट साइड वाला है ये पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि ये दूरी है, ये पॉजिटिव होगा तो हमारा हो जाएगा -2x प्लस 2y माइनस 4z इक्वल टू 5, और ये हमारा हो जाएगा 3x माइनस 3y प्लस 6z इक्वल टू 1। तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो यहाँ से हमारा जो a1 की वैल्यू आ गई यानी x का गुणांक -2, b1 की वैल्यू जो आ गई ये 2 और c1 की वैल्यू आ गई -4। यहाँ से जो a2 की वैल्यू आ गई 3, b2 की वैल्यू -3 और c2 की वैल्यू 6। अब हम लोग पहले समांतर होने की कंडीशन निकालते हैं, यानी a1/a2 की वैल्यू निकालें। a1/a2, a1 की वैल्यू हमारी आई -2 और a2 की वैल्यू 3। अच्छा, b1/b2 की वैल्यू निकालें, b1 की वैल्यू 2 है और b2 की वैल्यू -3। अच्छा, c1/c2 की वैल्यू निकालें, c1 की वैल्यू -4 6, तो 2 से काट दे तो ये भी क्या आ गया -2/3। तो देखिए a1/a2 की वैल्यू वही, b1/b2 की वैल्यू वही, c1/c2 की वैल्यू ये वही, यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू 7/c2। अतः दोनों समतल समांतर होंगे, अतः दोनों समतल समांतर होंगे। एक पार्ट और है इसका, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा है 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 1, और ये हमारा है 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू -3। तो ये माइनस हटाने के लिए हम लोग दोनों पक्षों में -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा -3। ये माइनस अंदर गया, -2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 3, और ये हमारा तो वही है 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 1। तो यहाँ से जो a1 हमारा आ गया, यानी x का गुणांक 2, b1 y का गुणांक -1, z1 की वैल्यू आ गई 3, और यहाँ a2 की वैल्यू -2, b2 की वैल्यू 1 और c2 की वैल्यू -3। तो पहले हम लोग a1/a2 की वैल्यू निकालें, तो ये a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू -2, तो ये आ गया हमारा -1। b1/b2 की वैल्यू निकालें, -1/1, ये भी आ गया -1। c1/c2 की वैल्यू निकालें, 3/3, ये भी आ गया -1। यानी यहाँ से a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, अतः दोनों समतल हमारे समांतर होंगे, दोनों समतल समांतर होंगे। फोर्टीन नंबर क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक दिए गए बिंदु से दिए गए समतलों की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपका समतल का समीकरण दिया गया है और जिस बिंदु से दूरी निकालना है उस बिंदु के निर्देशांक भी दिए हुए हैं। तो हम लोग फार्मूला क्या यूज करेंगे, समतल ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d की बिंदु x1 y1 z1 से दूरी का फार्मूला हमारा जो होता है x1 y1 z1, यहाँ पे x की जगह पे x1, y की जगह पे y1, तो ये हमारा हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस d अपान अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और इसका मॉड। सिंपल सा फार्मूला है हमारा। तो यहाँ पे हमको समतल का समीकरण दिया हुआ है 3x माइनस 4y प्लस 12z माइनस 3 इक्वल टू 0। इसकी बिंदु 0, से दूरी निकालनी है, तो d बराबर हमारा हो जाएगा 3x की जगह पे x1, y की जगह पे y1 और z की जगह पे z1 और ये -3
अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए की जगह पे हमारा 3 है, बी की जगह पे -4 है और सी की जगह पे हमारा 12 है, इसका मॉडुलस। तो डी बराबर हमारा हो गया ये तो 0, ये भी 0, ये भी 0, तो -3 और -3 है, मॉड लगा है तो +3 हो जाएगा। 144 और 16 9 25, ये हो गया 169, और 169 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 13। तो ये आ गया हमारा 3/13। तो इसमें 3-4 पार्ट हैं, हम लोग फटाफट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला यहाँ से दोबारा हम लोग लिख देते हैं कि जो ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d की x1 y1 z1 से जो दूरी हमारी हो जाती है, ये x की जगह पे x1 ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस d अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इसका मॉडुलस। तो समतल का समीकरण यहाँ पे हमारा दिया है 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0। इसकी हमारा बिंदु 3 - 2 1 से दूरी निकालनी है, तो x की जगह पे 3, y की जगह पे -2 और z की जगह पे 1 प्लस 3 अपान मॉड रहेगा अंडर रूट ए स्क्वायर, ए की जगह 2, बी की जगह -1 और सी की जगह 2 है। तो दिस इक्वल टू जो दूरी हमारा हो गया 6 + 2 8, 6 + 2 8 10 13 अपान 9 का वर्गमूल 3, तो ये 13/3 आ गया हमारा। सेकंड क्वेश्चन हो गया, इसमें सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट भी हम लोग करते हैं। ये हमारा क्या है, x प्लस 2y माइनस 2z माइनस 9 इक्वल टू 0। तो इसकी जो दूरी होगी हमारी, हमको 2, 3, -5 से चाहिए, तो x की जगह पे हमारा हो जाएगा 2 और y की जगह पे 3 और z की जगह पे -5 -9 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया 6 8 और 10 18 - 9 = 9 अपान 3 इक्वल टू 3 हो गया हमारा। फिर डी पार्ट हम लोग करते हैं इसका। क्वेश्चन हमारा दिया है 2x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 2 इक्वल टू 0। इसकी दूरी हमको -6, -0, 0 से, तो जो दूरी हमारी हो जाएगी x की जगह पे -6, y की जगह पे 0, z की जगह पे 0 -2 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हो गया -12 और ये -2 अपान 36, 40 और 9 49 और ये मॉडुलस भी लगा रहेगा, तो ये हमारा 14/7 इक्वल टू 2 यूनिट दूरी इसकी हो गई। तो ये हमारा एक्सरसाइज पूरा ख़त्म हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा विविध प्रश्नावली होगा।